सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स आईएससी का कॉमर्स का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये सारे नोट्स मेरे चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप वीडियोस का पूरा हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको तीनों सब्जेक्ट्स की लाइव प्रिपरेशन करनी है डेडिकेटेड फॉर क्लास 11th आईएससी, तो आप स्पार्टन्स जैसे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, किसी चीज के लिए रिगार्डिंग बात करनी है, तो आप एक नंबर है हेल्पलाइन नंबर 8112601234 पर जरूर कॉल करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो भाई शुरू करते हैं अभी अपना टॉपिक। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है मीनिंग्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद हमें फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में दे रखा है, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं, इससे जरूर से नोट्स आप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साहब होता क्या है, आओ जरा देखा जाए। A business organization is an organization which is engaged in some industrial और कमर्शियल एक्टिविटी। ऐसा कोई भी काम जिससे पैसा कमाया जा सके, या ऐसा कोई काम जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। एकदम बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? आसान सी डेफिनेशन है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट एंटिटी नहीं है, याद रखना, ये सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे कि हर एक बिजनेस का नाम अलग होता है, उसको चलाने वाले लोग अलग होते हैं। इट हैज डिस्टिंक्ट नेम एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस। इट्स अकाउंट्स आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ पर्संस हु ओन्स इट। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि टाटा अलग है और रतन जी अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज होते हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट ओनरशिप। अ बिजनेस इज अंडरटेकन इज ओन्ड बाय द पर्संस हु कंट्रीब्यूट इट्स कैपिटल। The owners can be private individuals और government individuals, और गवर्नमेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट ओनरशिप मतलब ये बिजनेस हो सकता है कोई प्राइवेट चलाता हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट इंडिविजुअल चलाता हो, और या कोई गवर्नमेंट संस्था चलाती है, तो इंडिपेंडेंस ओनरशिप होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। इसका मतलब द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, बट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। ओन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरह से एक सेपरेट सेट ऑफ मैनेजमेंट ही चलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं रिलायंस का मैनेजमेंट रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, टाटा का मैनेजमेंट टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, लेट्स से किसी और कंपनी का मित्तल्स का बिजनेस मित्तल्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। बात समझ पा रहे? इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही मैनेजमेंट सारे बिजनेस चला रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। एलिमेंट ऑफ रिस्क। एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। Profit is the reward of bearing risk. This risk are borne by the owners of the business. हर एक बिजनेस में एक रिस्क होता है और रिस्क के साथ रिवॉर्ड अटैच होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा अवॉर्ड होगा उसके बदले में, लेकिन हर ये एलिमेंट ऑफ रिस्क हर एक ओनर को फेस करना ही करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले बेटा आते हैं, हम बताने जा रहे हैं आपको प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो बिजनेस जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चलाएगा, हमारे तुम्हारे जैसे लोग। मतलब दीज सेक्टर्स आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, फिनेंस्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। वो बिजनेस जो कि एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चलाता है। जैसे लेट्स से मेरा एक बिजनेस है ऑब्सेशन नाम से, ठीक है ना, तो उस बिजनेस को ओन भी मैं करता हूं, कंट्रोल भी मैं करता हूं, मैनेज भी मैं करता हूं, और पैसा भी मैं ही लगाता हूं। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग चला रहा हूं, ठीक है ना बेटा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इट मे बी ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल और बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जॉइंटली। हो सकता है कोई एक बंदा इसको ओन कर रहा हो, और या हो सकता है कि ये एक बिजनेस कई सारे लोग मिलकर ओन कर रहे हो।
बात समझ में आ रहा है। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव। ये हम बिजनेस इसीलिए चला रहे हैं ताकि हम पैसा बना सके, प्रॉफिट कमा सके। सर्विस मोटिव के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बिजनेस नहीं शुरू करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स प्रोवाइड द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। लोग बोलते हैं ना, तुम इतना रिस्क ले ही क्यों रहा है? क्योंकि बदले में पैसा मिलेगा मालिक। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आते हैं अगले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, वो है प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब क्या? हमारे बिजनेस में पैसा भी भाई साहब हम ही को लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? द कैपिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अरेंज्ड बाय ओनर्स। ओनर ही पैसा अरेंज करता है। अब देखो, बहुत तरह के बिजनेस है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ना ओनर पैसा लगाता है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स पैसा लगाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कंपनी पॉइंट ऑफ बिजनेस होता है ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में लोन से पैसा लगा लिया जाता है। और पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू कैपिटल को रेज किया जाता है, पैसे को रेज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? आते हैं इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। हर एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होता है, उसके ओनर्स ही उसको मैनेज करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज मैनेज बाय इट्स ओनर्स। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को कौन मैनेज करता है? ओनर्स डायरेक्टली। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसको मैनेज करता है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है बेटा जी? चलो, ये तो था हमारा प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। अब बाबू हम बढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ। वो संस्था जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता हो। कहते क्या है? दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जरा देखते हैं। सबसे पहला तो स्टेट ओनरशिप। स्टेट का मतलब यहां पर सरकार है, ठीक है ना? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और सम पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन ओन करता है? सरकार ओन करती है। तो यहां पर सरकार बिजनेस को ओन करेगी, गवर्नमेंट ओन करेगी। दूसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल। पूरा बिजनेस के ऊपर कंट्रोल भी सरकार का होता है। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है बेटा। पूरा का पूरा बिजनेस ही सरकार गवर्न करती है। तीसरे पे आते हैं सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट का एम है ही नहीं प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट का एम है ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करना टू द मेंबर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है ना? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज टू रेंडर सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एफसीआई बोलते हैं, वो क्या करता है? जो अनाज को सब्सिडाइज रेट में गरीबों को देता है। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा ना है, सर्विस मोटिव के लिए। चौथा है स्टेट फाइनेंसिंग। स्टेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैपिटल एंड फंड्स थ्रू अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम द बजट। भाई क्या होता है ना, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, इसके लिए बजट में पहले से एक प्रोविजन बनाया जाता है। उस प्रोविजन के हिसाब से इन बिजनेसेस को पैसा मिलता है। तो बजट से एक प्रॉपर एलोकेशन मिलता है सो दैट इन बिजनेसेस को फंड किया जा सके, और पूरा का पूरा पैसा सरकार ही लगाती है इस तरह को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। आते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब तुम्हें पता है इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, वो चलाता कौन है? जितने भी ब्यूरोक्रेटिक पीपल होंगे ना, आईएएस, आईपीएस और जितने भी यूपीएससी सर्विस कमीशन का पेपर क्लियर करके आते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में सुना होगा ना, तो वो डायरेक्टर्स होते हैं। वो सारे लोग एक सेट ऑफ रूल्स बनाती है सरकार, उसको फॉलो करने का काम करते हैं। तो पूरा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है? ऑपरेशंस या वर्किंग आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? फिर आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको है? पब्लिक को। जनता जवाब पूछेगी आपसे कि आपने बिजनेस चलाया तो उससे लॉस क्या हुआ या क्या हमें बदले में दिया। दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एट लार्ज फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। इनके बिजनेस का आकलन जनता खुद करती है भाई साहब। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं तीसरे सेक्टर की तरफ, जो कि है हमारा जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। जॉइंट सेक्टर क्या मतलब? मतलब प्राइवेट और पब्लिक मिलकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स वेयर द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड पब्लिक। गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इसके ओनर होते हैं, और साथ में जनता भी इसकी ओनर होती है। तो इसमें पहला कीवर्ड आता है, पहला फीचर आता है बेटा मिक्स ओनरशिप। मतलब द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड पब्लिक जॉइंटली ओन्स अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है कि नहीं? ठीक है।
आते कंबाइंड मैनेजमेंट। कंबाइंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज लाइज विद द नॉमिनीज और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड द पब्लिक। अब क्या होगा? एक लोगों को चुना जाएगा जिसको हम लोग इस कंपनी को, इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इलेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्राइवेट सेक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तीनों मिलकर इस तरह के बिजनेस को रन करेंगे, तो कंबाइंड मैनेजमेंट होता है। तीसरा, शेयर कैपिटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर जॉइंट सेक्टर का। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक इन द कैपिटल आर 26% शेयर होता है गवर्नमेंट का, 25% शेयर होता है प्राइवेट बिजनेसमैन का और 49% शेयर होता है इसमें जनता का। बात समझ में आ रही है? यह है इनकी ओनरशिप का, जैसे बोलते हैं ना कि क्या क्या शेयर सब लोग कॉम्प्राइज करते हैं। चलो बेटा जी, हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ने जा रहे हैं, वो है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइवेट सेक्टर के कितने सारे रूप हैं, आओ एक एक करके सब जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला ओनर। जैसे ये अमृता लड़की है, ये बिजनेस ओन करती है कॉस्मेटिक्स का, तो ये क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। तो क्या लिखेंगे आप पेपर में? इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, a single person provides the capital, bears all the risk and independently manages the business। अकेला ही बंदा होता है जो सारा रिस्क बियर करता है, सारे पैसे लगाता है और अकेले ही बिजनेस को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? इतना पेपर में लिख कर आओगे ना, ये नोट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, जिसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। अब क्या होता है? इट इज अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ फादर एंड सन्स। भाई आप एक ग्रेट मतलब घर के बड़े दादाजी होंगे या पापा होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे के बच्चे होंगे। ये पूरा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। यहां पर जो सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं और वही बिजनेस को रन करता है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता हु मैनेजेस द बिजनेस। The liability of every member of the family except कर्ता is limited। मतलब सब लोगों की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कहा जाता है, टू शेयर इन द फैमिलीज असेट। बात समझ में आ गई? ये भी होता है HUF फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर। ये बहुत कॉमन है, आओ जरा देखते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस 2 or more persons enter into a contract to carry some lawful business jointly। यहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक लीगल बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बात समझ में आ गया? ईच पर्सन इज कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड इट्स पार्टनर्स। जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है इस बिजनेस के अंदर, वो पूरे फर्म का एजेंट है और वो पार्टनर्स का भी एजेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है वो यहां पे स्टार लगा के लिख देता हूं। द नंबर ऑफ पर्संस कैन नॉट बी मोर देन 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 20 इन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। भैया मैक्सिमम बंदे कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में? अगर आपका बिजनेस एक बैंकिंग बिजनेस है तो 10 लोग, और नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो आप 20 लोग तक पार्टनर्स रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने नोट में लिख रखी है, अ पार्टनरशिप विच इज सेटअप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव इज नोन एज जॉइंट वेंचर। ऐसी कोई भी पार्टनरशिप जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेटअप की जाएगी या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सेटअप की जाएगी, उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। आपसे कई बार ये MCQs में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं लास्ट, जो कि है नहीं सेकंड लास्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी तो आपने सुना ही होगा कि भैया टाटा है, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, ये सब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस सॉल्व करते हैं। बिजनेस सॉल्व करते हैं, मैं बोलो क्या हो रहा है फंबल। चलो भाई कोई बात नहीं। इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। It has a distinct legal identity which is separate from the identity of its members। अब तुमको बताओ, विजय माल्या था, वो ओनर था किंगफिशर का। अब विजय माल्या तो चला गया, बैंकरप्ट हो गया, यहां से भाग गया, लेकिन किंगफिशर आज भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है और बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग है। और पता है कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है, कंपनी एंजॉयज अनलिमिटेड लाइफ। बंदा मर जाएगा लेकिन कंपनी नहीं मरेगी, बिकॉज कंपनी एक अलग से आइडेंटिटी है।
इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। अब कंपनी कई तरह की होती है, उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस चैप्टर में नहीं, आगे है वो। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, बहुत तरह की कंपनीज होती हैं। अगले पे पढ़ते हैं। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? ये वो सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो सर्विस मोटिव के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो इट इज सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड विद द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड टू पब्लिक इन जनरल। लोगों के लिए और अपने मेंबर्स के लिए सर्विस मोटिव के लिए यह बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। इट हैज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग होती है, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग ही होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, चाहे उसके मेंबर्स खत्म हो जाएं, मर भी जाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, अब सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहां से तुमको एक क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का पेपर में इंतजार कर रहा है। ये क्या है? ये टॉपिक कहता है कि किस तरह के वर्किंग के हिसाब से किस तरह का आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना चाहिए, यह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो भैया, अगर बिजनेस प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विसेज, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि डॉक्टर्स, अगर आप सलून, टेलर्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो यू शुड चूज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो उस केस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू बिजनेस करना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग पूलिंग ऑफ स्किल्स एंड फंड्स, मतलब ज्यादा स्किल्स लगने वाली हैं आपके बिजनेस में, ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जैसे कि आप होलसेल ट्रेड का काम करने जा रहे हो, स्टॉक ब्रोकर्स का काम करने जा रहे हो, टैक्स कंसल्टेंट्स का काम करने जा रहे हो, उस केस में आपको चूज करना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन थर्ड केस क्या है? जब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल है, उस केस में आपको चूज करना चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये 3 पॉइंट में मैंने आपको पूरा आंसर लिखवाया, आप एज इट इज लिख कर आओ, मैडम खुश हो जाएंगी। सर जो भी पढ़ाते हैं आपको वो एकदम मतलब फूले नहीं समाएंगे कहां से पढ़ के आए हो। आगे बढ़ते हैं। साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से भी बिजनेस को क्लासिफाई किया जाता है। आओ जरा देखते हैं। लार्ज स्केल एंटरप्राइज catering to national and international markets can be organized by joint stock company। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस है, आप इंटरनेशनल भी प्रोडक्ट सेल करते हो, नेशनल भी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू बिजनेस चलाना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस स्मॉल और मीडियम स्केल है, तो उस केस में आपको बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में चलाना चाहिए। अगर आपका मीडियम केस बिजनेस है, मीडियम स्केल पर, अगर आपका स्मॉल स्केल पर बिजनेस है, तो आपको चूज करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चे पार्टी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। कुछ लोग होते हैं जिनको बिजनेस से पूरा कंट्रोल चाहिए, तो उनको बिजनेस चूज करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे इतना कंट्रोल नहीं चाहिए अपने बिजनेस में, देन वो बिजनेस कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अ पर्सन हु डिजायर्स डायरेक्ट कंट्रोल of business prefers sole proprietorship, and if a person is not interested in direct control, then he can start the business through joint stock company। आगे आते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितने पैसे की जरूरत है। अगर एंटरप्राइज ऐसा है जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट्स लगने वाली हैं, तो उसको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू। और अगर कम पैसा लगने वाला है, तो उस केस में बिजनेस करना चाहिए पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने लिखा भी है, एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग हेवी इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेयरएज एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड आइदर बाय पार्टनरशिप और थ्रू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना? 5 नंबर के आंसर में आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, 6 नंबर के आंसर में आपको 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। आपके कई बुक्स में हो सकता है ज्यादा पॉइंट्स भी दिए हों, लेकिन आप कम से कम 6 पॉइंट्स तो प्रिपेयर करिएगा सब बच्चे। आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है ना? पर्सन विलिंग टू टेक मोर रिस्क, अगर एक बंदा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो वो बिजनेस कर सकता है पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू। लेकिन अगर बिजनेस को एक बंदे को लगता है नहीं मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, मुझे अनलिमिटेड लाइबिलिटी जैसी चीजों में नहीं जाना है, तो मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू बिजनेस कर सकता हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे, डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। आगे आते हैं, डिवीजन ऑफ सरप्लस, प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करना चाहते हैं।
एक बंदा है, इफ अ पर्सन वांट्स ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट्स खुद रखना चाहते हो, सारा रिस्क खुद लेना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस करो। लेकिन अगर आप सारा रिस्क खुद लेना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया प्रॉफिट भी शेयर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बिजनेस करना चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू। समझ में आया? चले लास्ट पॉइंट पर आ जाए बच्चा पार्टी, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। ये ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस क्या है? अगर आपको बिजनेस थोड़े टाइम पीरियड के लिए करना है, टेम्पररी वेंचर्स आपको स्टैब्लिश करना है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज ये बिजनेस जितना आसान है शुरू करना, उतना ही आसान है बंद भी करना। लेकिन अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना है, एंटरप्राइज ऑफ अ परमानेंट नेचर का बिजनेस करना है, उस केस में आपको बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू करना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहां जाके आपका चैप्टर होता है खत्म भाई। मैंने बोला था कि एक वीडियो में मैं पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूं। एंड विश यू लक। और भाई आपके एग्जाम्स कैसे हुए या होने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर 8 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। कॉमर्स में मैं चैप्टर नंबर 4 पे हूं। और जो बच्चे मुझसे ये बोलेंगे अकाउंटेंसी के वीडियोस कहां हैं, तुम प्लेलिस्ट चेक करो, अकाउंटेंसी के वीडियोस मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप सेम वीडियोस फॉलो कर सकते हो, नीड नॉट वरी। और आने वाले समय में मैं वन शॉट अकाउंटेंसी के भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, वंस आई एम डन विद द इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स सिलेबस। सो विश यू लक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।